नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं श्वेता सिंह। रूस यूक्रेन युद्ध पिछले 8 महीनों से जारी है। लगातार उसी तेजी से चल रहा है। रोज सैकड़ों लोगों की जानें जा रही हैं। इनमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब शामिल हैं। कहीं स्कूलों में बम गिर रहे हैं, कहीं अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं ब्रिज टूट रहे हैं। एक तरफ रूस की जिद है, दूसरी तरफ यूक्रेन का हट है। साथ में खड़े हैं सुपर पावर कहे जाने वाले देश अमेरिका और चीन। लेकिन इस युद्ध का नतीजा क्या निकल रहा है? ये युद्ध कब खत्म होगा? 24 फरवरी 2022 से शुरू हुआ तबाही और बर्बादी का ये आलम अपने अंजाम तक कब पहुंचेगा? बिगड़े हालात का जिम्मेदार कौन है? रूस, यूक्रेन या फिर दुनिया के कोई दूसरे देश? 8 महीनों में 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। चार 400 बच्चे मारे गए। 8 महीनों में 9000 से ज्यादा लोग घायल हुए। सात 700 बच्चे बमबारी में जख्मी। ये तबाही के वो 8 महीने जिन्होंने 2 देशों को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा कर दिया है। लेकिन युद्ध का फितूर नहीं। रूस और यूक्रेन युद्ध के एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। रूस हमले कर रहा है तो यूक्रेन को नुकसान हो रहा है। यूक्रेन पलटवार कर रहा है तो रूस को खामियाजा उठाना पड़ रहा है। सिर्फ रूस या यूक्रेन ही इस जंग की मार नहीं झेल रही है पूरी दुनिया। दुनिया के सभी देशों में औसत महंगाई दर 2.9% बढ़ गई। अकेले रूस में इन्फ्लेशन 3.3% बढ़ गया। रोज रोज परमाणु हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। कभी टैक्टिकल परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात होती है, कभी कारपेट बॉम्बिंग की धमकी मिलती है। जितना बड़ा युद्ध है उतने ही बड़े सवाल इस युद्ध से निकलकर सामने आ रहे हैं। आखिर ये युद्ध खत्म क्यों नहीं हो रहा है? क्या परमाणु युद्ध का खतरा वाकई बढ़ रहा है? इस युद्ध में आखिर जीत कौन रहा है? आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? यूक्रेन इस जंग में किसकी मदद से जिंदा है? क्या दुनिया के बड़े देश इस युद्ध को खत्म नहीं करना चाहते? परमाणु युद्ध की जो आशंकाएं हैं वो जताई जा रही हैं, क्योंकि खासकर जिस प्रकार से रूस के ऊपर दबाव आ रहा है और यूक्रेन को जिस प्रकार से अमेरिका और नाटो के द्वारा हथियार दिए जा रहे हैं। लेकिन जो न्यूक्लियर जब हम बात करते हैं, इसका एक विध्वंसक परिणाम निकलता है। मेरे को नहीं लगता है कि ये युद्ध जो है न्यूक्लियर की तरफ जाएगा, क्योंकि इसमें पूरे विश्व का नुकसान होगा।
करीब 240 दिन से चल रहा ये युद्ध अब किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? आने वाले वक्त में क्या होगा? क्या दोनों देशों के बीच युद्ध विराम होगा? बातचीत का दौर चलेगा या फिर इसी तरह तबाही जारी रहेगी? रूस ने कहा है कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि महाशक्तियों के बीच परमाणु युद्ध छिड़ेगा? ये ब्रिज रूस को सिर्फ क्रीमिया से ही नहीं जोड़ता था। ये रूस की ताकत, रूस के वर्चस्व और बेमिसाल इंजीनियरिंग की कहानी कहता था। पुतिन ने 4 साल पहले इस पुल का उद्घाटन इस पर ट्रक चलाकर किया था। В разные исторические эпохи. और जब ये ब्रिज गिरा तो ये रूस के अहंकार पर चुनौती थी। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में ब्रिज पर ब्लास्ट हुआ, उधर रूस ने यूक्रेन पर बमों की बारिश कर दी। रूस ने 10 अक्टूबर को यूक्रेन पर अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी। एक के बाद एक कई रूसी मिसाइलों का रुख यूक्रेन की तरफ मुड़ गया। भयंकर हवाई हमले में कई लोगों की जान चली गई और भारी संख्या में लोग घायल हुए। यूक्रेन युद्ध में रूस के इस जबरदस्त हमले के बाद ये डर लगने लगा है कि कहीं पुतिन यूक्रेन पर केमिकल या न्यूक्लियर अटैक न कर दे। क्योंकि कुछ दिन पहले ही पुतिन ने ऐसे इशारे भी दिए थे। तो क्या आने वाले दिनों में ये युद्ध परमाणु युद्ध हो सकता है? क्या दुनिया पर न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडरा रहा है? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? परमाणु युद्ध की धमकियां तो 8 महीनों से चल रही हैं, लेकिन क्या अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं? क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ दिनों पहले साफ लफ्जों में कहा है कि अगर रूस की सुरक्षा खतरे में पड़ी तो वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए तैयार है। Российской политики Запад перешел всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны, нашего народа. Некоторые безответственные политики на Западе не только говорят о планах по организации поставок Украине дальнобойных наступательных вооружений, систем, которые позволят наносить удары по Крыму, другим. पुतिन ने इस तरह के बयान तो पहले भी दिए हैं, लेकिन इस बयान से पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ गई है। G7 देशों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई जिसमें रूस को चेतावनी दी गई कि अगर यूक्रेन पर केमिकल, बायोलॉजिकल या न्यूक्लियर अटैक हुआ तो रूस को बहुत बुरे अंजाम भुगतने पड़ेंगे। इस मीटिंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी थे। अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर टैक्टिकल परमाणु हथियारों से हमला कर सकता है। हम आपको बताते हैं क्या होते हैं टैक्टिकल परमाणु हथियार। टैक्टिकल परमाणु हथियारों को उनके आकार, रेंज और सीमित सैन्य निशानों के आधार पर पहचाना जाता है। इन्हें गैर रणनीतिक हथियार भी कहा जाता है कि टैक्टिकल हथियारों को सीमित दायरे में तात्कालिक सैन्य लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तैयार किया जाता है, जिनसे युद्ध जीतने में मदद मिल सके। इनकी क्षमता कम होती है और धमाके के दौरान कम ऊर्जा निकलती है। टैक्टिकल हथियार अक्सर मिसाइलों में लगाए जाते हैं या फिर विमान से गिराए जाते हैं या फिर तोप के गोलों से भी दागे जा सकते हैं। तकरीबन 6000
न्यूक्लियर वेपन्स हैं रूस के पास, जिसमें तकरीबन 1500 ऐसे हैं जो स्ट्रैटेजिक हैं, जिसका दूरी बहुत ज़बरदस्त है, उसका जो किलोटन है वो ज़बरदस्त है। तो नुकसान होने का मतलब आप कहीं पर भी बैठ करके दूसरे देश में जा करके बर्बाद करें। यह टैक्टिकल है कि नज़दीकी कम से कम 40 किलोमीटर हुआ या 100 किलोमीटर के ऊपर आपने डाला, लेकिन ये कहना कि वो टैक्टिकल है इसलिए उसका विध्वंसक परिणाम नहीं होगा, ये कहना गलत होगा। उसका विध्वंसक परिणाम टैक्टिकल का आज की तारीख में उससे ज्यादा होगा जितना आपने हिरोशिमा और नागासाकी में देखा। रूस की इस धमकी के बीच नाटो देश अगले सप्ताह परमाणु युद्ध अभ्यास में शामिल होंगे। इसमें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लड़ाकू जेट शामिल होंगे, लेकिन इसमें कोई सक्रिय बम इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हालांकि इस अभ्यास की योजना फरवरी में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से पहले ही बनाई गई थी। परमाणु हमलों के डर और धमकियों के बीच देश की तैयारियां भी बड़े स्तर पर चल रही हैं। जर्मनी ने यूक्रेन को अपने एयर डिफेंस सिस्टम की पहली खेप सौंप दी है। ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस और नीदरलैंड्स भी हथियारों की बड़ी खेप यूक्रेन को सौंपने वाले हैं। ज़ेलेंस्की ने G7 देशों से यूक्रेन के ऊपर एयर शील्ड बनाने की गुजारिश की है। जंग में बेलारूस भी कूद गया है और रूस का साथ दे रहा है। पुतिन की परमाणु हमले की धमकी की वजह से एंटी रेडिएशन दवा की डिमांड बढ़ गई है। अमेरिका ने 2389 करोड़ रुपए की आयोडीन दवा खरीदने का ऐलान किया है। यूक्रेन, पोलैंड और यूरोप के कई देशों में लोगों को पोटेशियम आयोडाइड की दवाएं बांटी जा रही हैं। इस तरह से डैमेज अभी कीव कर रखा है पुतिन ने, उससे अभी कीव का बहुत पोजीशन खराब हो रखा है। अगर कीव गिरता भी है और पुतिन अगर कीव को कैप्चर कर भी पाते हैं, लेकिन जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और नाटो फोर्सेस ने एक जो समन्वय बना रखा है, एक जो उन लोग का एक कोलैबोरेशन हो रखा है रूस के खिलाफ, रूस के जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो उसके अगेंस्ट जो आर्थिक सैंक्शंस भी लग रखे हैं, वो भी उससे रूस बहुत जल्दी निकल नहीं पाएगा। मौसम किसी भी युद्ध की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाता है, खासकर तब जब मौसम जबरदस्त ठंड का हो। क्या आने वाली सर्दी युद्ध के लिए निर्णायक साबित हो सकती है? क्या आने वाली ठंड जंग की दशा और दिशा बदल देगी? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यह ठंड रूस के लिए जीत का एक मौका है और यूरोप के लिए खतरनाक? क्या आने वाले दिनों में युद्ध किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकता है? रूस, यूक्रेन या फिर नेटो देश कोई भी युद्ध खत्म करना चाहेगा? क्या आने वाले दिनों में कोई फैसला हो सकता है? युद्ध को 8 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं। यूक्रेन अपने शहरों को वापस चाहता है। Що це можливо. Ми бачимо, як цьогоріч Фінляндія і Швеція розпочали приєднання до альянсу. रूस हमलों को बढ़ाना चाहता है। क्रेमलिन का मानना है कि आने वाली सर्दी निर्णायक साबित हो सकती है। जानकार मानते हैं कि आने वाला ठंड का मौसम दोनों ही देशों के लिए रणनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। युद्ध के कारण पहले से ही यूक्रेन में मानव त्रासदी के हालात हैं। ऐसे में आने वाली सर्दियों को लेकर यूक्रेन और यूरोप के देश परेशान हैं, क्योंकि रूस से आने वाली गैस की सप्लाई प्रभावित है। यूरोप की सबसे बड़ी चिंता सर्दियों को लेकर ही है। बिना गैस के सर्दियां कैसे कटेंगी, इसको लेकर यूरोप चिंता में डूबा है। इस बार के विंटर के लिए काफी रिजर्व रखे हुए हैं। फ्रांस ने रिजर्व रखे हुए हैं, इटली ने रिजर्व रखे हुए हैं, इतना नहीं। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं जबरदस्त इन्फ्लेशन हो रहा है, रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं कि आप रात को सर्दी में इस्तेमाल नहीं करेंगे, गैस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सारा कुछ सब। तो जिस प्रकार से यूरोप अपने आप को रहने की उसकी आदत है, मुझे लगता है जबरदस्त क्षति पहुंचेगी, जिसमें इन्फ्लेशन में, सर्दियों में। और बुजुर्ग लोग जो हैं यूरोप में बहुत ज़्यादा उनकी तादाद है, तो उनको हीटिंग अरेंजमेंट्स के बिना जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
रूस सर्दियों को एक मौके के तौर पर देख रहा है, जहां यूक्रेन को डर है कि रूस उसके ऊर्जा ग्रिड को निशाना बना सकता है या फिर ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट को शट डाउन भी कर सकता है। जो गैस है, तकरीबन 40% गैस जो है यूरोपियन यूनियन को रूस देता है। तो ऐसी हालात में अगर हम देखें कि जिसमें गैस की डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है, क्रूड ऑयल तकरीबन 10 से 12 मिलियन बैरल्स पर डे रूस का उत्पादन है, यानी कि अमेरिका, सऊदी अरेबिया के बाद रूस का उत्पादन। ईरान के ऊपर ज़बरदस्त सैंक्शंस लगे हैं। ईरान भी तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन बैरल्स पर डे बनाने की उसकी क्षमता है। आप देख रहे हैं कि ओपेक ने 2 मिलियन बैरल्स पर डे का उत्पादन कम करने को कहा है। ऐसे हालात में यूरोपियन यूनियन को ज़बरदस्त मैं कहूँगा क्षति पहुँचेगी। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही यूरोप को ऊर्जा संकट से जूझना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। युद्ध सिर्फ सेनाओं का टकराव नहीं होता, बल्कि दो देशों के अहंकार की भिड़ंत भी होती है। रूस और यूक्रेन के बहाने नेटो देश सीधे सीधे टकराव की स्थिति में है, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। युद्ध लगातार लंबा खिंचता जा रहा है। आखिर युद्ध लंबा खिंचने का क्या कारण है और ये कब खत्म होगा? फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था तो दावा किया जा रहा था कि ये युद्ध 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगा और 1 हफ्ते में रूस कीव पर कब्जा कर लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। युद्ध को शुरू हुए करीब 250 दिन हो गए हैं, लेकिन ये किसी अंजाम तक नहीं पहुंच रहा है। युद्ध 3 हालात में खत्म हो सकता है। पहला, जब रूस अपने सैनिकों को पीछे खींच ले। दूसरा, जब यूक्रेन हार मान ले। तीसरा, जब दोनों देश युद्ध विराम की घोषणा कर दें और पहले जैसी स्थिति में वापस चले जाएं। युद्ध 1 दिन में ही खत्म हो सकता है अगर व्लादिमीर पुतिन अपने सैनिकों को लेकर पीछे हट जाए। यही यूक्रेन चाहता है और यही यूक्रेन के यूरोपीय पार्टनर भी चाहते हैं। Out of the conflict, the way out of the conflict is for Russia to leave Ukraine. That's the way out of the conflict. लेकिन फिलहाल पुतिन ऐसी किसी जल्दबाजी में नजर नहीं आ रहे हैं। पुतिन पिछले 8 महीनों से यूक्रेन के शहरों पर हमला कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि वो यूक्रेन के हौसले को तोड़ सके। लेकिन यूक्रेन को नेटो का सिर्फ समर्थन ही नहीं बल्कि हथियार भी हासिल हैं, जिनके दम पर ये लड़ाई लंबी खिंचती जा रही है। More assistance Ukraine gets now, the sooner will come an end to the Russian war, and the sooner the more reliably we will guarantee that such a cruel war will not spread into other countries. जानकारों की माने तो पुतिन एस्केलेटिंग टू डी-एस्केलेट की रणनीति से युद्ध लड़ रहे हैं, यानी वो परमाणु हमले की धमकी देकर युद्ध को लंबे समय तक खींचना चाहते हैं ताकि उनकी रणनीतिक मंशा पूरी हो सके। इस युद्ध को लंबा खींचने के पीछे 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला कारण, यूक्रेन के प्रतिरोध को कम करना ताकि रूस यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा कर सके। दूसरा कारण, ताकि वो अमेरिका जैसे सुपर पावर के सामने ये दिखा सके कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाल के महीनों में रूस के औद्योगिक उत्पादन ने पश्चिमी विश्लेषकों को गलत साबित किया है। तीसरा कारण, जब तक ये युद्ध जारी रहेगा रूस अपने गैस भंडारों को अपने मनमाने दामों पर बेचना जारी रख सकता है और भारी मुनाफा कमा सकता है। युद्ध तब भी खत्म हो सकता है अगर अमेरिका चाहे। जानकारों का मानना है कि अमेरिका युद्ध को जारी रखना चाहता है क्योंकि वो खुद रूस के सामने झुकना नहीं चाहता है। युद्ध के जरिए वो रूस की सैनिक क्षमता को कमजोर करना चाहता है। इसके साथ साथ ये युद्ध अमेरिका के लिए यूक्रेन और यूरोप के दूसरे देशों में हथियारों का नया बाजार भी उपलब्ध कराता है। ये अमेरिका की कोल्ड वॉर स्ट्रेटजी ही है।
अब वो रूस को यूक्रेन युद्ध के दलदल में खींचना चाहता है। Our world has experienced great upheaval. Growing crisis in food insecurity, record heat, floods and droughts, COVID-19, inflation, and a brutal, needless war. A war chosen by one man, to be very blunt. Let us speak plainly. A permanent member of the United Nations Security Council invaded its neighbor, attempted to erase a sovereign state from the map. Russia has shamelessly violated the core tenets of the United Nations Charter. लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था, दो सबसे महान योद्धा हैं धैर्य और समय। यह बात शायद इस वक्त रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बेहतर कौन समझ सकता है। दुनिया का हर देश इस जंग में हार जीत के मायने खोज रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की लगभग हर हफ्ते हरी टी शर्ट में कई कैमरों के आगे रूस को हरा देने के दावे के साथ नजर आते हैं। आखिर क्यों जब से जंग शुरू हुई है उसकी दिशा का सही अंदाजा कोई भांप ही नहीं पा रहा। असली सवाल यह है कि अगर राष्ट्रपति जेलेंस्की जीत रहे हैं तो रूस ने उनके देश के कुछ हिस्सों का विलय कैसे करा लिया, और अगर राष्ट्रपति पुतिन जीत रहे हैं तो जंग खत्म क्यों नहीं हो रही। जंग कौन जीतेगा फिलहाल ये कहना मुश्किल है। जेलेंस्की ये बात जानते हैं कि रूस से जीतना मुश्किल हो, इसलिए युद्ध को दो अलग मोर्चों पर ले जाना सही समझा। पहला मोर्चा अंतर्राष्ट्रीय दबाव का, दूसरा मोर्चा अपने देशवासियों में विश्वास भरना। We are the free people of independent Ukraine, and this is the truth about our future, the free people of independent Ukraine. 6 months ago, Russia declared war against us. On February 24th, the entire Ukraine heard explosions and gunshots. And on August 24th, it wasn't supposed to hear the words, Happy Independence Day. On February 24th, we were told, you have no chance. On August 24th, we say, Happy Independence Day, Ukraine. यूक्रेन के हर बड़े शहर की सड़कें लाशों से पटी हुई हैं। वहां के खूबसूरत शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। रूसी हमलों से यूक्रेन का जो हाल हुआ है उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस युद्ध में रूस को खामियाजा नहीं उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने 24 फरवरी 2022 से 13 अक्टूबर 2022 तक रूस के कुल 63,800 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। दावा किया गया है कि रूस के 2511 टैंकों के साथ 5,167 आर्म्ड कॉम्बैट वाहन और 1,556 आर्टिलरी जंगी वाहन भी इस युद्ध में नष्ट कर दिए गए हैं। इसके साथ ही रूस के 357 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम को भी यूक्रेन ने मार गिराया है। इस युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाते हुए उसके 268 मिलिट्री फाइटर जेट्स को भी मार गिराया है। युद्ध में यूक्रेन ने अब तक रूस के 240 हेलीकॉप्टर भी मार गिराए, साथ ही उसके 1182 ड्रोन को भी रौंद डाला है। Країна запропонувала на Генасамблеї ООН формулу миру, свій шлях до стабілізації міжнародних відносин, і це було точно почуто світом. Реакція на мій виступ на Генасамблеї цілком позитивна. 5 пунктів. यूक्रेन और रूस के साथ चल रहे भीषण युद्ध में रूस ने भी कीव को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसने घातक बमों और खतरनाक मिसाइलों से यूक्रेन को मरुभूमि में तब्दील कर दिया है। यूएन रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 8 महीनों में युद्ध के चलते यूक्रेन को करीब 48 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक युद्ध के चलते यूक्रेन के 4.1 करोड़ से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। करीब 1 करोड़ से अधिक लोगों ने यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में शरण ली है। इसके अलावा इस युद्ध में अब तक 9,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं।
युद्ध में कितने आम नागरिक मारे गए हैं, इसका अब तक आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं हुआ है। अलग अलग संस्थाओं ने अलग अलग आंकड़े जारी किए हैं। रूस के हमले से यूक्रेन में 38,000 इमारतें, 1900 शिक्षण संस्थान, 50 रेलवे ब्रिज, 150 रोड ब्रिज, 556 फैक्ट्रियां और 500 से ज्यादा अस्पताल पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। लेकिन अब क्रीमिया के ब्रिज को नष्ट किए जाने के बाद जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर बमों की बरसात कर दी, जानकारों का मानना है कि रूस के इतिहास में ब्रिज का उड़ाया जाना कहीं दूसरे विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर जैसा साबित न हो, जिसके बाद ही परमाणु हमले की शुरुआत हुई थी। नुकसान सिर्फ जान माल या हथियार का नहीं हुआ है, बल्कि जमीन पर भी कभी रूस का कब्जा होता है तो कभी यूक्रेन उसको छुड़ाने का दावा करता है। जंग के पहले 2021 में यूक्रेन कैसा था और 2022 के अक्टूबर में यूक्रेन कैसे बदल गया, इस मैप को देखिए और समझिए। डोनेस्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया और खेरसान ये सब यूक्रेन का हिस्सा होते थे, लेकिन रूस का दावा है कि 23 से 27 सितंबर के बीच हुए जनमत संग्रह में डोनेस्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया और खेरसान के लोगों ने रूस को चुना है। दावा किया गया है कि डोनेस्क में 99.2%, लुहांस्क में 98.4%, ज़पोरिज़िया में 93.1% और खेरसान में 87% लोगों ने रूस के साथ जाने के पक्ष में वोट डाला है। यानी दावा है कि अब ये 4 शहर यूक्रेन में नहीं, रूस के हो गए हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन की सेना ने इस सप्ताह 776 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को छद्म जनमत संग्रह से मुक्त कराया है। इनमें लुहांस्क क्षेत्र की 6 बस्तियों समेत कुल 29 बस्तियां शामिल हैं। ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी सेना से कुल 2434 वर्ग किलोमीटर जमीन वापस ले ली है और 96 बस्तियों को पहले ही आजाद किया जा चुका है। अपने अपने दावे हैं, अपने अपने आंकड़े हैं, लेकिन युद्ध लगातार जारी है। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।